नमस्कार भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रामबाण अकेडमी पर। तो भाई आज हम जो है क्लास ले रहे हैं जीके की क्लास। जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, बच्चे बहुत सारे गलत भी करते हैं क्वेश्चंस को। तो टॉपिक जो है समझने का है, रटने का नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें बिल्कुल ढंग से ही समझना पड़ेगा तो अब क्वेश्चन कर पाएंगे। सिद्धार्थ यादव जी नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा था, लगभग कंप्लीट हो चुका है पॉलिटिकल साइंस। एक आध चीज रह रही है, उसको बता दिया जाएगा, बाकी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए अब हमने नया टॉपिक उठाया, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। अब देखिए, इससे लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना भाई। विजय गिरी जी राम राम भाई, राम राम। आंचल जी, सिद्धार्थ यादव जी, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, और आप सभी का हार्दिक स्वागत रामबाण अकेडमी पर। अक्षांश रेखाएं समझिए क्या कहता है। देखिए, पहली चीज, ये जो अक्षांश रेखाएं ये पृथ्वी पर कहीं नहीं खींची हुई है, हमारे ग्लोब पर अक्षांश रेखा नहीं है, इनकी कल्पना की गई है, काल्पनिक रेखाएं। इनकी जो जरूरत पड़ती है वो किसी स्थान की जलवायु निर्धारण के लिए। आप इनकी कैलकुलेशन से बता सकते हैं जलवायु कैसे निर्धारित होगी। ठीक है, तो और किसी स्थान का पोजीशन देखने के लिए भी अक्षांश देशांतर की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, अगर सपोज कीजिए आप किसी शहरी जगह पर फंसे हुए हैं, गांव में फंसे हुए हैं, तो यहां पर हम किसी से पूछने लगे फोन पर, भैया मैं यहां फंस गया हूं, मैं आपके घर आना चाह रहा हूं, कैसे जाएं? तो वो कहेगा भैया आसपास का जगह बताओ। तो आप कहेंगे आसपास में ये पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर ये हार्डवेयर की दुकान है, इस तरह का कुछ बताएंगे तो वो बता देगा भैया आप इस लोकेशन पर इधर से इधर चले आइए, ऐसे बता देगा। लेकिन अगर कोई मान लिया रेगिस्तान में फंस गया, या पानी के जहाज है, पानी का जहाज है और वो भटक गया, तो वो अपने पायलट जो है, पानी का जो कैप्टन है, वो क्या कहेगा कि जी हम यहाँ पर है, इधर से हम भारत आना चाह रहे हैं, कैसे आए? तो अब वहां तो चारों तरफ पानी पानी है, कैसे बताएगा? तो उसके लिए अक्षांश देशांतर की जरूरत पड़ती है। तो अक्षांश देशांतर जो होते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। अक्षांश मुख्य रूप से एक तो स्थान का पोजीशन बता सकता है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इससे जलवायु का निर्धारण होता है। देख, समझना भाई बिल्कुल एक एक चीज को। अगर हम पूरी पृथ्वी को, ग्लोब को ऐसे मान ले, तो यहां पर ये जो है ये इसका नॉर्थ पोल है, यहां पर है इसका साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। राधे जी नमस्कार भाई, नमस्कार। इसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे जो लाइन खींची गई है वो भूमध्य रेखा होगी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ को लाइन खींची गई। ये पूरा एक राउंड ले लिया इसने। ठीक है, पूरा एक राउंड लिख लिया। मोहित बैसला जी नमस्कार भाई, राधे जी नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज जो भी जुड़ रहे हैं कम से कम कमेंट तो कर रहे हैं, वरना तो देखते रहते हैं कमेंट ही नहीं करते। अच्छा लगता है भाई, आप जुड़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए ये एक रेखा खींची गई, पूर्व से पश्चिम खींची गई, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, अब इसके पैरेलल समांतर रेखा खींचते हैं। याद रखना, ये रेखा खींचेगी, फिर ये खींचेगी, फिर ये खींचेगी, फिर ये खींचेगी, ऐसे खींचती चली जाएंगी, ये अक्षांश रेखा है। इधर को भी ऐसे खींचती चली जाएंगी, ये अक्षांश रेखा है। समझ में आ गया? और एक अक्षांश रेखा जो होती है यहां से खींचती है, पूरा एक राउंड लेकर वापस आ जाती है। तो ये भी पूरा एक वृत्त बनाएगी, ये भी पूरा सर्किल, ये भी पूरा सर्किल, हर रेखा पूरा सर्किल बनाती है। लिखना बाद में, पहले समझते रहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये बिल्कुल बीच में से जाएगी तो ये सर्किल सबसे बड़ा बनेगा, और ये जो सर्किल बनेंगे सबसे छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, ये सर्किल बिल्कुल छोटे होते चले जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे तो सर्किल छोटे, यहां से नीचे की तरफ आएंगे सर्किल छोटे, और बीच में सर्किल सबसे बड़े बनेंगे। तो अक्षांश रेखाएं जो बनती हैं वो एक तो ये होती है कि पूरा सर्किल बनाती है, पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। लेकिन इनकी कैलकुलेशन उत्तर, यहां से देखते हैं, ये इधर की वाली उत्तर बोली जाती है, इधर वाली दक्षिण बोली जाती है। ये 5 डिग्री उत्तर है, 10 डिग्री उत्तर है, 15 डिग्री उत्तर है, ये बोलेंगे 25 डिग्री दक्षिण है, 50 डिग्री दक्षिण है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, खींचेंगे पूर्व से पश्चिम, बोली जाएगी नॉर्थ और साउथ। ठीक, दूसरी बात भैया, पूरा सर्किल बनाएंगी, सबसे बड़ा सर्किल बीच में बनेगा, और बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर, ब्लास्ट में जाकर बिल्कुल सबसे छोटा सर्किल बनेगा। यहां तक समझ में आया? अक्षांश रेखाओं का काम क्या है, किसके लिए? जलवायु निर्धारण। अब कैसे होगा वो सब बताएंगे। तो पहली बात देखते हैं, इन अक्षांश रेखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है वो बीच, बिल्कुल बीच में से जो जा रही है, ये भूमि के मध्य से जा रही है, तो इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी भूमध्य रेखा का एक नाम और है विषुवत रेखा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसने पृथ्वी के दो बराबर भाग कर दिए, इसलिए इसे इक्वेटर बोलते, इक्वल कर दिया,
तो इसे इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा एक ही है। और अगर इसकी बात करें तो ये है कौन सी रेखा? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आप लिखेंगे पहला, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी कहते हैं। लिख लीजिए भाई। पुनिया जी राम राम भाई, राम राम। नितिन जी नमस्कार भाई। प्रीति जी नमस्कार। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, अर्थात अथवा विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्वेटर भी बोलते हैं। अब इसके बाद, अब समझिए पहले, इसके बाद जितनी भी रेखाएं खींचेंगी वो इसके समांतर खींचती चली जाएंगी, समांतर, पैरेलल, और सर्किल जो छोटा होता चला जाएगा। सबसे लास्ट वाला जो बनेगा इसे बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, और इधर बनेगा 90 डिग्री साउथ। अभी समझ में आ गया? 0 ये है, फिर 1 2 3 4 89 90, 1 2 3 4 88 89 90, ऐसे चलेगा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 प्लस 1 है। भाई 1 से 90, 1 से 90 और 0 डिग्री लगा दिया तो 180 प्लस 1, कभी 180 आता है, कभी 181 आ जाता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 प्लस 1 है। लिख लिया होगा? अच्छा जी, आगे लिखते हैं। ग्लोब यानी जो पृथ्वी का मानचित्र है, या जो हम बॉल टाइप में जो पृथ्वी को देखते हैं, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह भी जरूर ध्यान है, काल्पनिक रेखा है, वास्तव में कोई रेखा नहीं खींची हुई, वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए इनकी कल्पना की। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य हो गया, टोटल 180 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। ऐसे ही लिखते चलेंगे, पूर्ण वृत्त, पूरा सर्किल बनाती है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। हो गया। सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा बनाती है। सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा बनाती है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा बनाती है। और जितनी, यानी भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होगी टोटल, जितना एक चक्कर बैठेगा, और एक चक्कर पृथ्वी की परिधि के बराबर बैठता है, यानी भूमध्य रेखा की लंबाई और पृथ्वी की परिधि, सरकमफेरेंस, बराबर होता है। और ये कितनी है? 40,000 किलोमीटर। तो यानी कि भूमध्य रेखा की लंबाई क्या हो, पृथ्वी की परिधि क्या हो, कितनी है? 40,000 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा बनाती है। सबसे छोटा वृत्त 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं बनाती है। 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री दो है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। सबसे छोटा वृत्त 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं बनाती है। लिखते रहो भाई, देखिए मैं ऐसे करा रहा हूं कि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त हो गया भूमध्य रेखा, सबसे छोटा वृत्त 90 डिग्री रेखाएं बनाती है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई। अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समांतर या पैरेलल होती हैं। अब समांतर रेखा क्या होती है? जब एक लाइन है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल तब होगी जब इनमें हर जगह बराबर दूरी हो, हर स्थान पर बराबर दूरी हो। जितनी दूरी यहां उतनी ही यहां, उतनी ही यहां, कहीं घटेगी बढ़ेगी नहीं। यानी कि ये कहिए कि बराबर दूरी है, ये कभी मिलती नहीं, क्योंकि ये कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि दूरी बराबर रखेंगे इनमें, ठीक है। और अगर दूरी घटनी बढ़नी शुरू हो गई तो मिल जाएंगे ये पक्का। तो ये, हाँ जी मोहित वैसला, बहुत बढ़िया भाई। तो ये जो है समांतर रेखाएं होती हैं एक दूसरे के, इनके बीच बराबर गैप होता है, और इनके बीच जो गैप होता है एक स्थान से दूसरे स्थान अक्षांश तक, वो होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच प्रत्येक स्थान पर 111 किलोमीटर की दूरी होती है।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये भी क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए इसके बाद चलते हैं अब हम, ये तो हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ लिया, पूरा वृत्त बनाएंगे। वृत्त जो है धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ा वृत्त 0 डिग्री, सबसे छोटे वृत्त 90 डिग्री, एक दूसरे के पैरेलल होती है। पैरेलल यानी समांतर होती है, तो अंतर 111 किलोमीटर का होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, पहले महत्वपूर्ण रेखाएं जो है उनकी बारे में बात करते हैं। 0 डिग्री अक्षांश सबसे महत्वपूर्ण रेखा ये है, भूमध्य रेखा होगी। इससे उत्तर की तरफ चलते हैं तो एक महत्वपूर्ण रेखा आपको यहां रखनी है, ठीक है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। और इसके नीचे आइए 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, दक्षिण अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अभी और पर भी चलेंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये 23.5 लेना क्यों पड़ा? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है थोड़ा सा झुकी हुई है, कितना झुकी है? 23.5। और उसी की वजह से 23.5 झुकाव की वजह से सूरज और पृथ्वी में एक संपर्क बनता है कि सूरज कभी इससे ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, इन्हीं के बीच में 90 डिग्री पर पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों का महत्व है। तो लिखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बीचों बीच से जा रही है। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देंगे, हम बना देते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऐसे जाती है भैया। तो कर्क रेखा यहां से चली ऐसे और भारत के बीचों बीच से लगभग यहां से होते गुजर गई। अब ये कौन कौन से, आशु गुर्जर जी नमस्कार भाई नमस्कार। कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? सबसे पहले आप याद रखेंगे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ठीक है, 5 हो गए। और लिखता हूं यहां पश्चिम बंगाल, फिर आता त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नोट कर लेना भाई, मैं साइड हो रहा हूं थोड़ा सा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब कर्क रेखा भारत में, भारत से गुजर रही है, यहां बांग्लादेश है, यहां से गुजरेगी, म्यांमार से गुजरेगी, बहुत सारे देशों से गुजरेगी, लेकिन भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यह रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। हाँ जी राधे जी, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा लिखवा चुके हैं हम, ये तो शुरू में ही लिखवाया था हमने, इसलिए मैंने उसके दोबारा नहीं लिखवाया। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यह रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ठीक है, हो सकता है राधे जी आप शायद लेट जुड़े हो, तो मैं शुरू में वहीं से शुरुआत की थी हमने। अब देखिए हमने 3 रेखाएं पढ़ी, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखिए ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। भूमध्य भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, यानी इन 3 बड़ी लाइन में से ब्राजील ही एक देश है जिससे 2 रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, किसी से एक भी नहीं गुजरती, किसी से एक गुजरती है। ठीक है, लेकिन यहां पर ब्राजील से दोनों गुजर रही है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही देश ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। हाँ जी बिल्कुल, कर्क, मकर और भूमध्य तीनों, बिल्कुल जी, अफ्रीका से तीनों। राधे जी, आशु गुर्जर जी, बहुत बढ़िया।
यहां तक क्लियर है। इसके बाद अभी हम पहले इन्हीं तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कांगो या जेरे नदी, कांगो या जेरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो या जेरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप की नदियां, दोनों की दोनों। कांगो जेरे नदी भूमध्य रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, हो गया। इसके बाद माही नदी, ये भारत की है, राजस्थान गुजरात में बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। लिखते रहो भाई जल्दी जल्दी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, हो गया। इसके बाद चलते हैं, अब दोबारा से वही अक्षांशों पर आ जाते हैं। तो हमने 3 प्रमुख रेखाएं बताई। इसके बाद देखिए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्यों कहते हैं इसके कारण भी लिखेंगे, अभी पहले लिखेंगे यहां पर वायु दाब बहुत ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना आपको। इस अक्षांश पर वायु दाब ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी आसू जी। अब हुआ क्या था वो बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार, जो पहले देखिए आज भी जो है जितना इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार होता है वो पानी के रास्ते से ज्यादा होता है, जहाजों से ज्यादा होता है। तो एक बार कुछ व्यापारी थे जो घोड़े ले जा रहे थे व्यापार करने के लिए। अब उन्होंने जहाज में घोड़े भर रखे थे। अब वो लेकर चले, जब वो यहां पहुंचे तो जहाज डूबने लगा। अब उनका दिमाग खराब हो गया यार, वहां से बड़ी मस्ती में चले आ रहे थे, यहां पर ऐसा क्या हुआ जो जहाज डूबने लगा। तो उन्होंने उन घोड़ों को वहां पर पानी में छोड़ना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने ये घटना बताई तो इस पर रिसर्च किया गया, ऐसा क्या था कि भाई वहां पर डूबने लगा। तो देखा तो वहां पर वायु दाब ज्यादा था। अब क्योंकि वो घोड़ों से संबंधित घटना थी, इसलिए उसका नाम अश्व अक्षांश ही रख दिया गया, ठीक है। और बढ़ते हैं भाई। अब देखिए हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे इधर है, इसके बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो भाई सिस्टम क्या उसको समझिए। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, ये जो हमारा गोले का आधा भाग, गोलार्ध, हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हमारा जो उत्तर की तरफ है। तो इधर देखिए हमारा पूरा एशिया इधर ही है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका इधर ही है, ठीक है। 3 महाद्वीप पूरे इधर है। साउथ अमेरिका आधा ऊपर है आधा नीचे है, अफ्रीका आधा ऊपर है आधा नीचे है, ऑस्ट्रेलिया पूरा नीचे है, ठीक है। तो 3 महाद्वीप पूरे हैं, 2 महाद्वीप आधे हैं। तो ऊपर की तरफ जो है भूमि ज्यादा है भाई। सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया पूरा का पूरा उधर ही आ रहा है। फिर अफ्रीका का आधा हिस्सा आ गया, साउथ अमेरिका का आधा आ गया, नॉर्थ अमेरिका पूरा है, एशिया यूरोप पूरे हो गए। तो ऊपर भूमि ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। नीचे जो है, नीचे की तरफ दक्षिण वाले हिस्से में पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, भूमि कम है। हालांकि पानी तो यहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपेक्षा इसकी और इसकी अपेक्षा में इधर की जितनी भूमि है उससे ज्यादा भूमि इधर है। अब इधर पानी ज्यादा है, प्लेन ज्यादा बन रहा है, पानी का हिसाब बनता है। तो इधर जब हवा चलती है तो उसे कोई अड़चन नहीं मिलती, हवा बहुत तेज शोर करती है। इधर जब हवा चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो जब हवा यहां पर पहुंचती है 40 डिग्री पर, तो ऐसी स्थिति में यहां पर हवा को कोई रोक टोक नहीं मिलती, और नहीं मिलने के कारण हवा का स्पीड बढ़ती चली जाती है, उसका शोर बढ़ता जाता है, और वो इतनी तेज शोर करने लगती है हवा यहां पहुंचते कि उसे गरजती चालीसा बोलते हैं। तो आप लिखेंगे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को गरजती चालीसा कहते हैं। जल्दी लिखते रहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। दक्षिण की तरफ 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को गरजती चालीसा कहते हैं। दूसरा, और चलते हैं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को प्रचंड पचासा, और 60 को बोलते हैं चीखती साठा। तो
ये सारे जो है नाम हवाओं की शोर की वजह से है। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री पर बहुत तेज शोर करती है हवाएं, तो इसलिए नाम रख दिया गरजती 40, प्रचंड 50, चीखती 60। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हवाओं का शोर है बस। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, और बढ़ते हैं भाई। इसके बाद एक और चीज देखते हैं, ये जो हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, अब 0 डिग्री के आसपास यहां पर जो है गर्मी बहुत ज्यादा है। इसके पास का लगभग 5-7 डिग्री या 10 डिग्री ऊपर का एरिया और इस इधर का भी एरिया, इस एरिया में क्या होता है, लगभग 5 या 10 डिग्री ऊपर, 5 या 10 डिग्री नीचे, इस एरिया में क्या होता है कि हवा नहीं चलती। भूमध्य रेखा के आसपास हवा नहीं चलती भाई। ऐसे जैसे हमारे यहाँ हवा चलती है, हवा चलती है तापमान में अंतर के कारण। जब टेम्परेचर अलग ज्यादा या कम होगा तभी तो चलेगी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर सदा एक सा रहता है, कांस्टेंट ज्यादा बना रहता है, तो हवा नहीं चलती। और जब शांत हवा का जो क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं डोलड्रम। क्या नाम रखा गया इसका? डोलड्रम। तो आप लिखेंगे भूमध्य रेखा के आसपास शांत हवा का क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास शांत हवा का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। चीखती 60, आशु गुर्जर बोल रहे हैं जी 60 को, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। वो जरूरी नहीं कि यही मिले आपको, कुछ और भी मिल सकता है। तो चीखती 60, 60 को 60, प्रचंड 50, गरजती 40, प्रचंड 50, चीखती 60। ठीक है, डोलड्रम समझ में आ गया भाई? डोलड्रम हो गया शांत हवा का क्षेत्र, कहां पर? भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। अब और समझते हैं, हमने क्या कहा, इनका जो सबसे जरूरी चीज है वो है इनका क्या, कि भैया जलवायु, मौसम कैसा है वो देखिए। ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे, उतना टेम्परेचर कम होगा, और जितना इधर को आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी 0 डिग्री से भूमध्य रेखा मतलब ध्रुवों की तरफ चले, इधर या इधर, तो टेम्परेचर घटता है। नॉर्मल चीज, नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं, कुछ और भी चीजें हैं अभी आ रहे हैं उस पर भी। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चले तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो लिख लेना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर तापमान घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर तापमान घटता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसी तरह से अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो तापमान बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसी हिसाब से क्या करा, ध्यान से सुनिए। ये 0 डिग्री है, इसके बाद आ गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये कर्क और ये मकर। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी का एरिया, ये सबसे ज्यादा गर्मी इसी एरिया में होती है। यहां पर सर्दी का मौसम ही नहीं आता, तो इसलिए इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। दोनों तरफ का उष्ण कटिबंध समझ में आ गया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, उष्ण मतलब गर्मी, जहां पर सिर्फ गर्मी ही गर्मी हो। कटिबंध मतलब बेल्ट, पेटी, ऐसी पेटी जहां पर सिर्फ एक पेटी बन गई, एक बेल्ट बन गई। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई रोड के साइड में ग्रीन बेल्ट लगा दी, ग्रीन बेल्ट का मतलब एक पेटी छोड़ दी, एक बेल्ट छोड़ दी कि भैया ये ग्रीन रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक ऐसी बेल्ट है जिसमें सिर्फ गर्मी ही गर्मी होती है। इसके बाद 23.5 डिग्री से थोड़ा आगे चलेंगे तो ये मौसम ऐसा आएगा जहां गर्मी भी होगी सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी सर्दी भी, गर्मी सर्दी दोनों है भाई। अब गर्मी सर्दी दोनों है तो इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीत भी है उष्ण भी है, शीत मतलब ठंड और उष्ण मतलब गर्मी। तो ये नए नाम एकदम से बच्चा सोचता पता नहीं क्या आ गया, बहुत आसान चीज है समझेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध ये भी हो गया और ये भी हो गया, इधर भी समझ में आ गया। लगभग 66 डिग्री तक माना जाता है ये। ठीक है, लगभग, हालांकि वहां तक बहुत ठंड हो चुकी होती है। कुछ जो कम भी मान लेते हैं, कम मानोगे तो फिर बात तो वही है, कैसी कर लीजिए। शीतोष्ण कटिबंध गर्मी सर्दी दोनों देखते हैं। इसके बाद फिर आता है सिर्फ
सर्दी ही सर्दी। और सर्दी में भी अगर उसकी बात करेंगे हम, एक तो टैगा प्रदेश होता है, एक होता है टुंड्रा प्रदेश। तो एक तो होता है जहां पर कभी मतलब बर्फ ज्यादा रहेगी, 6 महीने 8 महीने बर्फ है, कुछ महीने खुला है, तो उसे बोलते हैं टैगा। ठीक है। और अगर बिल्कुल 100% बर्फ ही बर्फ है तो उसे बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश वहां होते हैं जहां पर सिर्फ क्या होती है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, 12 के 12 महीने में बर्फ ही मिलेगी, तो टुंड्रा है। और कभी बर्फ कभी सर्दी है तो टैगा बोलते हैं उसको। टैगा टैगा अलग चीज है, ये वनस्पति में आ जाएगा, मैं बात बता देंगे फिर। अभी समझ में आ गया, मोटा मोटा तो समझ में आ गया। अब हमने क्या बताया कि अगर हम इससे ऊपर चलें, इधर चलें, तो टेम्परेचर क्रम से घटता चला जाएगा। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण है ये लिखना, किसी स्थान की जलवायु पर किसी स्थान की जलवायु पर 3 कारणों का प्रभाव पड़ता है। इन 3 का प्रभाव पड़ता है। कोई भी स्थान की जलवायु है इन 3 चीजों से प्रभावित होती है। बिल्कुल आराम से समझते हुए चलना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है। किसी स्थान की जलवायु पर 3 चीजों का प्रभाव पड़ता है। पहली चीज क्या है वो देखिए, अक्ष भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, यानी भूमध्य रेखा से जितना दूर जाएंगे उतनी ठंड हो जाएगी, जितना नजदीक आएंगे उतनी गर्मी हो जाएगी। ये तो बता चुके हैं अभी हम। तो पहली चीज तो भूमध्य रेखा से कितना दूर है, उस हिसाब से वो पता चलेगा कि हाँ गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है। दूसरी चीज, समुद्र तट से दूरी, कि कोई समुद्र के पास का जगह है या समुद्र से दूर है। अगर समुद्र के आसपास जगह होती है तो समुद्र जो है उसके आर पार के जो अपना टेम्परेचर उसको मेंटेन रखता है, ना तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने देता, ना बहुत ज्यादा नीचे आने देता है। तो समुद्र के आसपास का जो शहर होते हैं या गांव होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा फिक्स सा ही रहता है, ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है, फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें भारत की, भारत में मान लिया ये देख लेते हैं हम। ठीक है। अब ये स्थिति है, एक शहर यहां पर है जो समुद्र के किनारे है और एक शहर यहां पर है। दोनों जो है भूमध्य रेखा से बराबर दूरी पर मिलेंगे, बराबर दूरी पर मिलेंगे, बिल्कुल बराबर दूरी पर ले लिया हमने भूमध्य रेखा। यहां भूमध्य रेखा भारत ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर है एक शहर, एक यहां पर है। और इसके स्थिति में ये जो समुद्र के पास का शहर है इसमें क्या होगा, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। इसमें गर्मी के मौसम में गर्मी ज्यादा होगी, सर्दी के मौसम में सर्दी ज्यादा होगी। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है और यहां का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री है तो यहां का पता चलेगा जी 30, 35 या 40 डिग्री तक पहुंचेगा। 40 से ऊपर नहीं जाने देगा, बल्कि ये 35 से ऊपर भी नहीं जाने देगा। ठीक है। यहां 35, यहां 45। सर्दी के मौसम में जब यहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया तो यहां पर पता चलेगा जी 15 डिग्री ही है। ठीक है। तो प्रभाव पड़ता है, जो समुद्र है वो टेम्परेचर को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देता, तो समुद्र तट से दूरी पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर हम मुंबई चेन्नई की बात करें, वहां पर टेम्परेचर सेम ही रहता है। आप मुंबई का जनवरी में टेम्परेचर देखिए, कहेंगे कितना, मिनिमम है 15 डिग्री, मैक्सिमम है 20 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री। सर्दी में देख, अब गर्मी चल रही है यहां पर, गर्मी में देखिए हमारे यहां पर 42 डिग्री मिलेगा दिल्ली एनसीआर में, वहां पर यहां पर 45 भी मिलेगा, 42 भी मिलेगा, 46 भी मिलेगा। वहां पर देखना 35-40 से ऊपर नहीं जाने देगा, 35 से ऊपर नहीं जाने देगा। तो वो समुद्री तो नहीं जाने दे रहा ना। ठीक है। जबकि वो इसके पास है भूमध्य रेखा, हम यहां पर है, वो भूमध्य रेखा की तरफ है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वहां पर कम गर्मी मिलेगी, यहां की अपेक्षा मुंबई में कम गर्मी मिलेगी। ठीक है। क्यों, कारण क्या, समुद्र से पास है। तीसरा, समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कोई एरिया पहाड़ों पर बसा हुआ है तो वहां ठंड होती है, जानते हैं पहाड़ी एरिया में ठंडे होते हैं, प्लेन में गर्मी ज्यादा होती है। तो समुद्र तल से कितना ऊपर बसा हुआ है, जैसे चंडीगढ़ की बात करें, शिमला की बात करें, दोनों लगभग बराबर दूरी पर है, बराबर अक्षांश पर है लगभग, चंडीगढ़ शिमला। लेकिन चंडीगढ़ की अपेक्षा शिमला ज्यादा ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है। तो ये 3 चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। किसी स्थान की जलवायु किस किस चीज से प्रभावित होती है, भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, समुद्र तट से कितना दूर है, और समुद्र तल से डेटम रेखा से कितनी ऊंचाई पर है। इन 3 चीजों से उसकी जलवायु प्रभावित होती ही है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिए भाई। ये हो गया। इसके बाद चलते, तो अब हमने जलवायु को भी बता दिया। इसके बाद हम अक्षांश रेखाओं में और क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भारत।
भारत 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है। भारत 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है। अब देखिए, ये इसमें आप किसी भी किताब में पढ़ेंगे, इसके बाद भी डिग्री दशमलव दे रखी है। दशमलव को, इसके दशमलव के बाद को मिनट बोलते हैं भाई। बहुत अच्छे प्रीति जी, दशमलव के बाद को बोलते हैं मिनट, कि 8 डिग्री 25 मिनट ऐसे बोलते हैं। वो आपको याद ही नहीं करना। मैं बोलता हूं, मैं बैठा हूं, गड़बड़ नहीं होगी। इतना कभी नहीं पूछा गया, ठीक है, किसी भी टेस्ट में, क्योंकि उसके चक्कर में आप इसको भी दे बैठोगे। उसका चांस कितना है? सिर्फ इतना परसेंट चांस है। और उस इसके चक्कर में हम 99.99% को दे बैठते हैं, क्योंकि वो ढंग से याद नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इतना याद रखिए, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है भारत। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत, ये बात करेंगे, यहां पर भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये 8 डिग्री पर है, और ये वाला जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का, ये 37 डिग्री पर है। और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा 23.5 डिग्री यहां गुजर रही है। ये 8 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 37 डिग्री, और दिल्ली जो है लगभग 28 डिग्री पर है। 27-28 डिग्री पर ध्यान रखना, 27-28 डिग्री पर दिल्ली है। ये चीजें ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा सा, और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको। भारत का विस्तार समझ में आ गया। ये तमिलनाडु, अंडमान निकोबार हमारे भूमध्य रेखा के पास है। अंडमान निकोबार ज्यादा नजदीक है, तमिलनाडु ज्यादा नजदीक है भूमध्य रेखा के आसपास, जम्मू कश्मीर दूर है। आपको भी देखिए, जब कश्मीर की तरफ ठंड होती है, तमिलनाडु की तरफ गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब ये भारत का विस्तार हो गया, और क्या चलते हैं, एक और चीज आती है। देखिए, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्षांशों पर, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा बने। अब इनका औचित्य क्या है? देखिए देखिए यहां पर हमने लिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा, और ये तो भूमध्य है ही है। देखिए, अभी क्या हो रहा है हमारे यहां, गर्मी और सर्दी का मतलब समझिए पहले। मान लिया हम यहां पर हैं, ये अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम यहां पर हैं, और सूरज देव हमारे सर के ऊपर आ गए, ठीक। तो समझिए, अगर हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है तो गर्मी बहुत ज्यादा है। जब सूरज निकलता है, तो सूर्य निकलता है तो जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देगा, केरला में भी देगा, तमिलनाडु में भी दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा, ठीक है। जब ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी सूरज दिखाई दे रहा है, उधर जापान में भी सूर्य दिखाई दे रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब जापान की तरफ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ सर्दी, और जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ सर्दी होती है तो हमारे यहां पर गर्मी होती है, हमारे नॉर्थ साइड में। तो होता कैसे है, उसका कारण समझिए। मैंने क्या बताया कि गर्मी सर्दी का मतलब यह है कि जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ जाए 90 डिग्री पर, वहां पर गर्मी है, वो गर्मी का क्षेत्र चल रहा है। और जहां पर तिरछी, सूरज तो दिखाई देगा लेकिन तिरछी किरणें पड़ेंगी, जितनी ज्यादा तिरछी किरणें उतनी ज्यादा सर्दी। अब होता क्या है कि सूरज की जो किरणें हैं इस एरिया में सीधी पड़ सकती है। यहां पर भी सूरज सर के ऊपर हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन मकर रेखा से नीचे और कर्क रेखा से ऊपर सूरज कभी सर के ऊपर नहीं होता, 90 डिग्री नहीं बनाता। तो सूरज का जो मूवमेंट होता है वो इसी एरिया में होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा, जब वो 90 डिग्री पर पड़ रहा है। सूरज कभी भी कर्क रेखा से इधर 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश पर, यहां पर सूरज की किरणें तिरछी ही पड़ेंगी। जब यहां पर है तो यहां पर थोड़ा सा नजदीक होगा, लेकिन यहां तो बहुत दूर है, और यहां पर दूर हो जाएगा, यहां नजदीक होगा, लेकिन पड़ेगी तिरछी ही। तो भूमध्य जो ध्रुव है उन पर जीरो, हर वक्त बर्फ ही जमी रहती है, क्योंकि कभी सूरज की किरणें सीधी पड़ती नहीं है, ठीक है। जबकि इस एरिया में गर्मी होती है, जहां पर मैंने अभी बताया कौन सा उष्ण कटिबंध है। अब क्या होता है, ये कब होती है उसको भी समझिए। अभी देखिए, अभी हमारे यहां अप्रैल चल रहा है, जून का महीना आने वाला है। 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी 90 डिग्री पर। 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। विजय गिरी जी नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है। अब इसी दिन, जिस दिन ये 21 जून को पड़ेगी, तो उस दिन यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और जब गर्मी भी ज्यादा होगी और दिन भी बड़ा होगा, और ये कौन है, कर्क रेखा किधर है, भारत की तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, गर्मी का मौसम होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना, 21 जून को यहां पर ठंड होगी। अभी जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ठंड का मौसम आ रहा है भाई। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में
कैसा मौसम आ रहा है? ठंड का मौसम आ रहा है। आप जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, उधर ठंड का मौसम शुरू हो रहा है। अब हमारे यहाँ गर्मी का बढ़ता जा रहा है, उधर ठंड बढ़ती जा रही है अभी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। अब यहां पर 21 जून को जब हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होगी तो हमारे यहाँ दिन भी बड़ा होगा, रात छोटी होगी। लेकिन उस समय इधर सर्दी होगी तो इधर दिन छोटा होगा, रात बड़ी हो जाएगी, उल्टा, और सर्दी हो जाएगी। ठीक है, जब सूरज की किरणें कहां पड़ती है? कर्क रेखा पर। लिखवाऊंगा मैं, समझ लेना पहले। मकर रेखा पर, मकर रेखा पर कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूरज की किरणें यहां पर होती हैं, तो उस समय यहां पर सबसे बड़ा दिन होता है, गर्मी होती है। लेकिन 22 दिसंबर को हमारी तरफ सर्दी होती है, मालूम है, दिसंबर 22 दिसंबर को। और दिन सबसे छोटा, रात सबसे बड़ी हो जाती है 22 दिसंबर को। ठीक है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, पहली चीज। 21 मार्च 23 सितंबर को सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, और मौसम भी गर्मी सर्दी का नहीं, नॉर्मल होता हमारे यहां पर भी। समझ में आ गया होगा भाई? ओके भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब लिखना एक एक करके। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री पर। लंबवत यानी 90 डिग्री सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को। ठीक है, इसके बाद लिख लिया भाई। दूसरा लिखते हैं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा पर सब सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, हम उत्तरी ही लिख रहे हैं दोनों को, वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपना उत्तर की तरफ याद रखिए, क्योंकि हम यहां रहते हैं तो पता भी है दिसंबर में दिन छोटा होता है, जून में बड़ा होता है, तो याद रह जाएगा। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे यहां पर सबसे छोटा दिन होगा तो उस समय दक्षिणी की तरफ बड़ा दिन हो जाएगा। तो उत्तर पूछ रहा है तो हमारे यहां के हिसाब से चलिए, और दक्षिण पूछ रहा है तो पलट दीजिए उस चीज को, उल्टा हो जाएगा, बस याद रखना। ठीक है, तो जनरली ये उत्तर पूछता है, लेकिन दक्षिण पूछने लगे तो आपको पलट देना, ये भी ध्यान रखना। 21 जून और 22 दिसंबर। इसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पर। आपने भी देखा होगा मार्च में और सितंबर में मौसम भी नॉर्मल होता है और दिन रात भी बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, और ये जो दिन रात है ये इतना ही आपको याद रखना है, लेकिन मैं इससे अलग बता रहा हूं, वो आपको बस हल्का सा समझ लेना, नॉर्मल यूज के लिए। कर जीके में नहीं पूछा जाता, हल्का सा कहो तो बता दें इसको। ठीक है, वो जीके में नहीं पूछा जाता, एक्स्ट्रा चीजें बता दूं कहो तो। बताइए, 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर, 21 जून को बड़ा दिन और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है, बड़ी रात होती है। ठीक, बताना है क्या? लेकिन उसको लिखने मत बैठ जाए ना, बता दीजिए। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं अब इसको लिखना नहीं है, ना ही ये पूछा जाएगा, लेकिन आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। अच्छी बात है। देखिए, अभी हमने क्या कहा कि हमारे यहां 21 जून को जब होता है, तो हमारे यहां की बात कर रहा हूं, 14 घंटे का दिन होता है और रात होती है 10 घंटे की। और दिन और रात का मतलब क्या है? यहां पर दिन रात का मतलब है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच के समय को दिन और रात कहते हैं। सूर्य उदय से और सूर्य अस्त के बीच
समय दिन, और सूर्यास्त से सूर्य उदय के बीच का समय रात कहलाता है। 14 घंटे और 10 घंटे होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को कितना होता है? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होता है? 10 घंटे का दिन होता है, 14 घंटे की रात होती है। ये याद नहीं करना, ना ही लिखना है, समझिए। अभी और चीज बता रहा हूं। जब दिन बढ़ने लगता है, अभी जैसे बढ़ता जा रहा दिन, तो रोजाना कितना फर्क लग रहा है? रोजाना 4/3 मिनट का फर्क लगता है। 4/3 मिनट जो है दिन बढ़ता है, और 4/3 मिनट रात घट जाती है। एक दिन में मतलब डेली का डेली 4/3 मिनट दिन बढ़ेगा और रात कम होती चली जाएगी। जब फिर 21 जून के बाद क्या होगा? डेली 4/3 मिनट रात बढ़नी शुरू हो जाएगी, दिन घटना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता है। अब देखिए, मोटा मोटा समझिए। 21 जून से चले, जून से चलते हैं, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। 21 जून से सितंबर तक कितने हुए? 3 महीने हुए। सितंबर से दिसंबर तक कितने हुए? 3 महीने हुए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर से फिर मार्च तक 3 महीने हुए। यहां पर चलते हैं हम ऐसे। और मार्च से फिर जून तक, 21 मार्च से 21 जून, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हुए। लगभग लगभग 3 महीने का टाइम चल रहा है, हर बार 3 महीने। और 3 महीने में लगभग 90 दिन। 90 दिन क्यों? क्योंकि 31 के भी होते तो लगभग चल रहा है 90 दिन। अब 90 दिन का हिसाब यह बैठता है कि 90 दिन में रोजाना 4/3 मिनट का अंतर आया, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। तो देखिए, 14 घंटे से 10 घंटे से 12 घंटे, 12 घंटे हो गया, 2 घंटे फर्क पड़ गया 90 दिन में। यही तो बताया मैंने। 90 दिन में 4/3 की गुणा करिए, 120 मिनट का फर्क लगता है। तो 2 घंटे दिन कम हो गया, 2 घंटे रात बढ़ गई। फिर 2 घंटे का अंतर, फिर 2 घंटे का अंतर, 30 दिन में, 90 दिन में, 90 दिन का 4/3 करेंगे, 120 मिनट। इस तरह से दिन घट रहे और बढ़ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को और कुछ पूछना है क्या? ये बताइए। ये क्लियर हो गया ना? इस तरह से लगभग 4/3 मिनट डेली फर्क पड़ता है दिन और रात में। अगर किसी को और कुछ पूछना है, फिर मैं एक और लास्ट चीज रहेगी, उसको बताते हैं। आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। एक हल्का सा, मुझे जो है ना, मैप ले लेना था। मैप नहीं लिया मैंने, कोई बात नहीं, किसी दिन मैप से भी बीच बीच में बताते ही रहते हैं हम। ठीक है। अब देखिए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ऐसे गुजर रही है। कर्क रेखा यहां से गुजर रही है। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है। मैंने कहा सूरज की किरणें इससे ऊपर कभी सीधी नहीं जा सकती, तिरछी पड़ेंगी। अगर हम सपोज कीजिए, मैं यहां खड़ा हूं और मेरे बिल्कुल सर के ऊपर सूर्य आ जाए, तो मेरी परछाई ना तो इधर बढ़ेगी, ना इधर, ना इधर, ना इधर। परछाई कब बनती है? अगर सूरज इधर है तो मेरी परछाई इधर बनेगी, सूरज इधर है तो परछाई इधर बनेगी। ऐसे ही होता है ना। मेरे पीछे सूरज है तो परछाई आगे बनेगी, आगे सूरज है तो परछाई पीछे बनेगी, सर के ऊपर सूरज है तो परछाई गायब हो जाएगी। ठीक सर के ऊपर है तो। अब देखिए, याद रखना, कई बार पूछता है कि कौन सा शहर है जहां पर परछाई गायब नहीं होती। तो आपको रटना नहीं है भाई कि दिल्ली है, दिल्ली रटना नहीं है। आप याद रखिए, ये कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा से नीचे जितने भी शहर हैं, उन सब में परछाई गायब हो जाती है। कर्क रेखा यहां उज्जैन हो गया है या रांची हो गया है, इनके पास से होकर गुजरती है। इससे नीचे जितने भी हैं, मुंबई हो, चेन्नई हो, त्रिवेंद्रम हो, इन सब में कर्क रेखा पर है, ये से नीचे है, तो यहां पर सूरज सर के ऊपर आ जाता तो परछाई गायब हो जाती है। यहां पर परछाई गायब हो जाएगी। लेकिन कर्क रेखा से जो ऊपर है, जो 0 डिग्री और कर्क रेखा के बीच है, वहां परछाई गायब हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे जम्मू हो, ये कोई सा भी है, चाहे जयपुर हो, इन सब में परछाई कभी गायब नहीं होती। समझ में आ गया भाई? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी शहर जो कर्क रेखा से ऊपर है, वहां पर परछाई गायब हो ही नहीं सकती। तो आप रट नहीं सकते कि भैया नहीं, उस एक ही है, कि आपने दिल्ली रट लिया, क्योंकि कुछ किताबों में दिल्ली दे रखा, बच्चे ने रट लिया दिल्ली ऐसा शहर है जहां परछाई गायब नहीं होती। अरे क्यों नहीं होगी भैया? क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर सूरज सिर के ऊपर नहीं आ रहा। तो ऐसे और भी तो शहर है ना, बहुत सारे। इलाहाबाद, लखनऊ लगा लो, आगरा लगा लो, दिल्ली लगा लो, जयपुर लगा लो, चंडीगढ़ लगा लो, आपका शिमला लगा लो, आपका श्रीनगर लगा लो, जम्मू लगा लो, सब जगह यही स्थिति है। यहां पर परछाई कभी गायब नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई इस मामले में कोई दिक्कत हुई होगी। इससे अलग, अगर पाकिस्तान का लाहौर है तो वहां भी परछाई गायब नहीं होगी, चीन का शंघाई है तो वहां भी नहीं होगी, रूस में भी परछाई गायब नहीं होगी।
क्योंकि वहां तो कभी सूरज सर के ऊपर आ ही नहीं सकता। जो मकर रेखा है, इधर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने, इनमें परछाई गायब हो सकती है, मकर रेखा से आगे नहीं गायब होगी, कर्क रेखा से ऊपर गायब नहीं होगी। यूरोप के किसी से देश में नहीं गायब होगी, क्योंकि यूरोप भी है हमसे इधर बस रहा है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा भाई। चलिए, अभी आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हो अक्षांश रेखाओं से संबंधित तो बताइए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अक्षांश को समझने पर ही कामयाबी मिलती है, ऐसा नहीं कि आपने रट लिया तो कुछ फायदा नहीं है। एक बार अपना मैप उठाकर देखिए, उसमें समझिए अक्षांश रेखा कैसे है, कहां पर सर्दी है, कहां पर गर्मी है, ये सब अपने आप दिमाग में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। चलिए, तो उम्मीद है आपको क्लास भी पसंद आई होगी, उम्मीद, और उससे ज्यादा पसंद आना नहीं आना मैं इतना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आई होगी, पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए। पसंद ना आए कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और जिसने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट जरूर दीजिए। मोक, मिनी मोक चला है, कल ही डाला है, मिनी मोक डाला है रीजनिंग का। जिसने टेस्ट नहीं दिया है वो मिनी मोक दीजिए रीजनिंग का, फ्री मटेरियल में मिल जाएगा आपको, मिनी मोक करके उसमें। ठीक है जी, ओके। तो आज की क्लास को विराम देते हैं, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।